हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत कॉलेज स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव या एकेडमिक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हिंदी साहित्य को इन डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसमें हम 10,000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन हम आज की सीरीज़ में करेंगे, क्योंकि 1 से 50 तक हमारे हो चुके हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने पढ़ लिया था द्वितीय प्राकृतिक किसे कहते हैं। तो वो कहते हैं प्राकृतिक को। 50 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्राचीन रूप से सर्वाधिक प्रचलित भाषा कौन सी है? वो है प्राकृतिक भाषा। किन विद्वानों ने प्राकृतिक की उत्पत्ति संस्कृत से मानी है? वो मानी है हेमचंद जी और मार्कंडेय जी ने। किसने सर्वप्रथम प्राकृतिक व्याकरण लिखा था? वो लिखा था वरुचि ने, और उनके प्राकृतिक व्याकरण का नाम था प्राकृतिक प्रकाश। हेमचंद की रचना कौन सी है? वो है प्राकृतिक व्याकरण। प्राकृतिक का पाणिनि किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है हेमचंद जी को। वरुचि ने प्राकृतिक व्याकरण के कितने भेद माने हैं? तो वरुचि ने प्राकृतिक व्याकरण के टोटल 4 भेद माने हैं: महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शोरसेनी। तो जैसे कि आपको पता होगा कि हमारी एक और सीरीज़ चल रही है जिसमें हम हिंदी साहित्य को इन डिटेल पढ़ते हैं। हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम वन लाइनर में पढ़ लेते हैं। तो वहाँ पे भी मैंने ये क्वेश्चंस करा रखे हैं, लेकिन ये जो सीरीज़ हमारी है वो कंटिन्यूसली क्वेश्चंस की सीरीज़ है। तो अगर आपको इन डिटेल पढ़ना है तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूँगी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, हेमचंद ने प्राकृतिक व्याकरण को कितने भेदों में विभाजित किया है? तो हेमचंद ने प्राकृतिक व्याकरण को 3 भेदों में विभाजित किया है: अर्धमागधी, जिसे आर्षी भी कहा जाता है, चूलिका, पैशाची और अपभ्रंश। क्वेश्चन नंबर 58 है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने प्राकृतों का उल्लेख किया है? तो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में 7 प्राकृतों का उल्लेख किया है। वो कौन से हैं? शोरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, दक्षिणात्य, बहुलिक, अवंतिजा और प्राच्या। क्वेश्चन नंबर 59 है, साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से प्राकृतिक के कितने भेद हैं? वो हैं 5। तो इसको भी हमने डिटेल में पढ़ा है वह उन वीडियो में। तो वो 5 कौन से हैं? शोरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा? हमने पहले देखा कि वरुचि ने प्राकृतिक के कितने भेद माने? उन्होंने 4 माने हैं। हेमचंद जी ने 3 माने हैं। भरत मुनि ने 7 माने हैं प्राकृतों के भेद। लेकिन अगर साहित्यिक महत्ता की दृष्टि से देखें तो वो 5 है, और इन्हीं 5 को हमने डिटेल में पढ़ा है। अब हम पढ़ लेते हैं प्राकृतिक भाषा के प्रकार। ठीक है, तो जैसे अब ये 5 हैं: शोरसेनी, पैशाची, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। तो एक एक करके इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते चल रहे हैं हम करेंगे। अब शोरसेनी प्राकृतिक से क्वेश्चन है, मथुरा के आसपास की बोली कौन सी है? वो है शोरसेनी प्राकृतिक। शोरसेनी प्राकृतिक कहाँ की प्रमुख बोली है? वो है मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं, मध्य देश आएगा। ठीक है, मध्य देश की। तो मथुरा के आसपास की बोली पूछी जाती है तो शोरसेनी प्राकृतिक है। और अगर पूछा जाता है शोरसेनी प्राकृतिक मुख्य रूप से कहाँ की बोली है, तो वह है मध्य देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार शोरसेनी प्राकृतिक नाटकों के गद्य भाग की भाषा मानी जाती है? तो वह है आचार्य भरत मुनि के अनुसार शोरसेनी प्राकृतिक नाटकों के गद्य भाग की भाषा मानी जाती है। पंजाबी तथा अन्य हिंदी भाषा समूह की उत्पत्ति किससे हुई है? तो पंजाबी और अन्य हिंदी भाषा समूह की उत्पत्ति या उसकी जननी या जन्मदात्री कौन है? वो है शोरसेनी प्राकृतिक। दिगंबर जैन आचार्यों ने अपने महाकाव्य किस भाषा में लिखे हैं? वो लिखे हैं शोरसेनी प्राकृतिक में। आधुनिक विद्वानों के अनुसार किस भाषा में आगे चलकर महाराष्ट्री प्राकृतिक का विकास हुआ? तो आगे चलकर महाराष्ट्री प्राकृतिक का विकास हुआ था शोरसेनी प्राकृतिक से। ठीक है, तो आधुनिक विद्वान क्या मानते हैं कि वो पूछ रहे हैं कि कौन सी भाषा ऐसी है जिससे महाराष्ट्री प्राकृतिक का विकास हुआ? तो वो है शोरसेनी प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोरसेनी प्राकृतिक से किसका विकास हुआ? महाराष्ट्री प्राकृतिक का। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है महाराष्ट्री प्राकृतिक का विकास किससे हुआ, तो शोरसेनी प्राकृतिक से। और अगर शोरसेनी प्राकृतिक से किसका विकास हुआ है, तो वो है महाराष्ट्री प्राकृतिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य के अतिरिक्त किन रचनाओं में शोरसेनी प्राकृतिक का प्रयोग हुआ? तो जैन साहित्य में तो शोरसेनी प्राकृतिक का प्रयोग हुआ ही था। साथ ही राजशेखर की कपूर मंजरी, रुद्रदास की चंद्रलेखा और घनश्याम की आनंद सुंदरी का जो ये कृतियाँ लिखी गई हैं इनके द्वारा, इसमें भी शोरसेनी प्राकृतिक का प्रयोग हुआ। इनको आप डिटेल में लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि राजशेखर की कृति कौन सी है? कपूर मंजरी है। या कपूर मंजरी के लेखक कौन है? राजशेखर। चंद्रलेखा के हैं रुद्रदास और आनंद सुंदरी के हैं घनश्याम। और इन्होंने किस में अपनी रचनाओं को रचा है? वो रचा है उन्होंने अपनी रचनाओं को शोरसेनी प्राकृतिक में। ठीक है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है।
तो शोरसेनी प्राकृतिक हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं अर्धमागधी प्राकृतिक के बारे में। अर्धमागधी प्राकृतिक किस राज्य की साहित्यिक भाषा है? वो है मगध राज्य की। किसके अनुसार अर्धमागधी मगध, शूरसेन या मथुरा तथा मगध के मध्यवर्ती देश कौशल या अयोध्या की भाषा थी? तो ये कहना था जॉर्ज ग्रेसन का। जॉर्ज ग्रेसन के अनुसार अर्धमागधी मगध तथा मगध के मध्यवर्ती देश की भाषा थी। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? वो दिए थे अर्धमागधी में। ठीक है, तो अगर हमने पूछा कि जैन साहित्य किस में लिखा हुआ है, वो तो शोरसेनी प्राकृतिक में लिखा हुआ था, लेकिन जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं भगवान महावीर, उन्होंने अपने उपदेश किस में दिए? उन्होंने दिए थे अर्धमागधी में। इसी कारण उनके उपदेशों को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत कहा है? वो कहा है हेमचंद जी ने। ये ऊपर हमने पढ़ा था कि हेमचंद जी ने प्राकृतिक के जितने रूप माने थे उसमें उन्होंने अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत कहा है। जैनाचार्य के अनुसार अर्धमागधी के विभिन्न नाम क्या हैं? तो जैनाचार्य ने भी अर्धमागधी के विभिन्न नाम दिए हैं, जैसे आदि भाषा, आर्य, आर्षी इत्यादि। ठीक है, तो हेमचंद जी तो अर्धमागधी को आर्ष प्राकृतिक कहते हैं, लेकिन जैनाचार्य अर्धमागधी को आदि भाषा, आर्य या आर्षी इत्यादि कहते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं मागधी के बारे में। मागधी भाषा कब और कहाँ प्रचलित थी? तो मागधी भाषा प्राचीन काल में दक्षिण बिहार मीन्स मगध में प्रचलित थी। किस ग्रंथ में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है? तो पाली त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया है। पाली त्रिपिटक क्या होते हैं ये भी हम पढ़ चुके हैं। किसने मागधी की उत्पत्ति शोरसेनी प्राकृतिक बताई है? तो मार्कंडेय जी ने मागधी की उत्पत्ति शोरसेनी प्राकृतिक बताई है। किसके नाटकों में मागधी प्राकृतिक के प्राचीनतम रूप परिलक्षित होते हैं? वो होते हैं अश्व घोष के नाटकों में। प्राकृतिक व्याकरण के अनुसार मागधी की क्या विशेषताएं हैं? तो प्राकृतिक व्याकरण के अनुसार मागधी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो वो र के स्थान पर ल बोलते हैं, और स से सपेरा, श से शलगम और श से षटकोण के स्थान पर सिंपल वो श से शलगम वाला श ही यूज़ करते हैं। और कर्ता कारक एक वचन में ए का प्रयोग जन या जने के रूप में बोला जाता है, यानी कि वो ए का प्रयोग करते हैं, जन की जगह वो जने बोलते हैं। किसकी रचनाओं में यदा कदा मागधी के दर्शन होते हैं? तो वो मुद्रा राक्षस मतलब विषाक्त की जो रचना है मुद्रा राक्षस उसमें, और शूद्रक की जो रचना है मृच्छकटिकम उसमें यदा कदा मागधी के दर्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होंगे अब पैशाची से। तो पैशाची कहाँ की भाषा है? वो है उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा। किसने पैशाची को द्रविड़ों की भाषा माना है? वो माना है हानले ने। किसने पैशाची को संस्कृत तथा शोरसेनी का विकृत रूप माना है? वो माना है पुरुषोत्तम देव जी ने। पैशाची किन आर्यों की भाषा है? पैशाची उन आर्यों की भाषा है जिन्होंने आर्य संस्कृत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया था। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो हमने पढ़ रखी है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। पैशाची के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो पैशाची के अवशेष मिलते हैं चीन, तुर्किस्तान, काफिस्तान तथा गांधार आदि के शिलालेखों में। शिलालेख होते हैं ना जो चट्टानों पे लिखे जाते हैं, शिलाओं पे लिखे जाते हैं, तो चीन, तुर्किस्तान, काफिस्तान तथा गांधार आदि के शिलालेखों में पैशाची के अवशेष मिलते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है किन भाषाओं में पैशाची का प्रभाव परिलक्षित होता है, कि कौन सी ऐसी भाषाएं हैं जिसमें पैशाची का प्रभाव दिखता है, वो है पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान तथा कश्मीर की भाषाओं में पैशाची का प्रभाव परिलक्षित होता है। अब क्वेश्चन आता है महाराष्ट्री से। महाराष्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है। जैसे कि साहित्यिक प्राकृतों में सर्वाधिक विकसित रूप कौन सा है? तो अगर साहित्यिक प्राकृतिक है जिसमें साहित्य लिखा गया उसमें सर्वाधिक विकसित रूप कौन सा है? वो है महाराष्ट्री प्राकृतिक का। प्राकृतिक व्याकरणों ने आदर्श प्राकृतिक किसे माना है? तो प्राकृतिक व्याकरणों ने, व्याकरण होते हैं जो व्याकरण लिखते हैं, तो उन्होंने आदर्श प्राकृतिक माना है महाराष्ट्री प्राकृतिक को, क्योंकि आदर्श प्राकृतिक है ये। साहित्यिक प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया गया है। संस्कृत नाटकों में प्राकृतिक पद्य रचना किसमें हुई है? वो है महाराष्ट्री प्राकृतिक में। महाराष्ट्री प्राकृतिक कहाँ और किस भाषा के रूप में प्रचलित रही है? तो महाराष्ट्री प्राकृतिक उत्तर भारत में काव्य भाषा के रूप में प्रचलित रही है। किन साहित्यकारों ने अपने गीत महाराष्ट्री प्राकृतिक में लिखे हैं? तो कालिदास तथा हर्ष ने अपने नाटकों के गीत महाराष्ट्री प्राकृतिक में लिखे हैं। तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया। अब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं में हमने पाली पढ़ लिया जिसको प्रथम प्राकृतिक कहा जाता है, हमने फिर प्राकृतिक पढ़ लिया जिसे द्वितीय प्राकृतिक भी कहा जाता है। अब हम पढ़ने वाले हैं अपभ्रंश के बारे में, कि अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषाओं की तीसरी अवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 90 है, मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था कौन सी है? वो है अपभ्रंश। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ क्या है? अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ या फिर गिरा हुआ।
किन आचार्यों ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है? तो हेमचंद जी ने तथा वाग्भट जी ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है, गांव की भाषा कहा है। दंडी ने अपभ्रंश को कौन सी भाषा कहा है? दंडी ने अपभ्रंश को आदिरादी भाषा कहा है। ठीक है, तो अभी पहले हम पढ़ रहे थे अर्धमागधी को किसने क्या क्या कहा था, अब हम पढ़ रहे हैं कि अपभ्रंश को कौन क्या कह रहे हैं। तो अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है हेमचंद जी और वाग्भट जी ने, और दंडी ने अपभ्रंश को कहा है आदिरादी की भाषा। अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख किसने और कहाँ पर किया था? तो अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख किया था पतंजलि ने, और वो अपने महाभाष्य में किया था। किसने अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी माना? तो डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम और विकास में अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी माना। और साथ ही डॉक्टर नामवर सिंह ने भी अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, इसमें अपभ्रंश का जन्मकाल 700 ईस्वी माना है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है किसके अनुसार अपभ्रंश का काल 500 ईस्वी था? तो 700 ईस्वी तो माना था डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने और डॉक्टर नामवर सिंह ने, लेकिन अपभ्रंश का काल 500 ईस्वी माना है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन आचार्यों के अनुसार अपभ्रंश के 3 भेद हैं और कौन कौन से हैं? तो मार्कंडेय और उनके आसपास उसी काल के आचार्यों के अनुसार अपभ्रंश के 3 भेद हैं। नंबर 1 नागर जो गुजरात की बोली है, उपनागर जो राजस्थान की बोली है, और ब्राह्मण जो सिंध की बोली है। अब ये क्वेश्चन नंबर 98 इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है पेपर में। दोहा किस भाषा का छंद है? तो दोहा अर्थात दोहा मूलतः अपभ्रंश भाषा का छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शोरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं सम्मिलित हैं? तो शोरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती भाषा सम्मिलित हैं। ठीक है, तो अभी पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर है पैशाची अपभ्रंश में कौन सी भाषा आती है? तो पैशाची अपभ्रंश में पंजाबी भाषा आती है। तो इसका हमें पूरा एक चार्ट लर्न करना पड़ेगा, तो जिससे उस चार्ट को लर्न करने से के बाद आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो आज के भी हमारे 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। तो साहित्य में से जो हम हिंदी साहित्य में से पढ़ रहे हैं, तो हर वीडियो में हम 50 क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऐसे करते करते 10,000 प्लस क्वेश्चंस बनेंगे, और इसमें हम हिंदी साहित्य को इतना डिटेल में पढ़ लेंगे कि आपकी नॉलेज भी पूरी हो जाएगी, कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी कि अगर आपको नेट चेयरअप करना है, आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपको पूरा ज्ञान होना चाहिए। साथ ही अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी आपको फुल नॉलेज हो जाएगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।